औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी मैंने अभी बात की है कि ये हम टॉपिक्स वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि MCQs और सारी चीज़ें एक ही वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये हैं MCQs हैं, एनसर्किल द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है? ऑप्शन नंबर ए है लॉ, थ्योरी, रीजनिंग एंड हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ एंड रीजनिंग। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट दी ऑड वन। ऑड वन का मतलब क्या है कि इनमें से अलग कौन सा है, मतलब सेपरेट कौन सा है। ठीक है, डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी लॉ, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर डी रेशियो। तो ये जो रेशियो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को और दोस्तों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। तो वो कौन सी फील्ड है जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करती है लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो कौन सी है? वो है मैथमेटिकल बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बायोलॉजिकल जो मेथड है वो किन किन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डेटा कलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर डी प्रोपोर्शन। तो ये जो है ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मेथड में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम अभी। साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। तो ये जो है कौन सा है जो स्पेसिफिक से जर्नल पे जाता है? वो है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज अ यूज ऑफ। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन किस मतलब क्या हम यूज़ करके क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? वो है हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ करके हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें 2 रेशोज जो हैं वो इक्वल होंगे? तो वो है हमारे पास प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द कंपैरिजन ऑफ 2 वैल्यूज इज कॉल्ड। 2 वैल्यूज़ की कंपैरिजन मतलब वो उनकी जो है वो क्या होता है? तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रेशो, ऑप्शन नंबर बी प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर सी ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी टेबल। तो वो है हमारे पास रेशो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए द सेम थिंग इज एन अनप्रूवन थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड इज फैल्सिफाइड। ऑप्शन नंबर सी वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर डी अफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज फैल्सिफाइड। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास अफेक्ट बेस्ड इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज़ यूजुअली मोस्ट यूज़फुल। तो वो कौन सा डेटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये मेथड जो है मोस्टली यूज़फुल होता है? वो ऑप्शन नंबर ए टेबल, ऑप्शन नंबर बी ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी रेशो, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो ये जो है बोथ ए एंड बी टेबल एंड ग्राफ है। ठीक है, यहाँ तक ये MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम जाएंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट जो ब्लैंक है वो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस कॉल्ड। तो जो कौन सा प्रॉब्लम है जो बायोलॉजिकल अप्रोच करता है एंड अदर साइंसेस के थ्रू, वो है हमारे पास साइंटिफिक लॉ, सॉरी साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड, ठीक है, या बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ। जो सॉल्यूशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिख नहीं सकता लेकिन बता रहा हूँ, तो आप जो है वो देख लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इज़। जो साइंटिफिक प्रोसेस की जो की कंपोनेंट है तो वो क्या है? वो है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो की कंपोनेंट है। ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है, लिख नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ब्लैंक है, जो साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ़ एंड देन स्टेटमेंट। इफ़ एंड देन स्टेटमेंट जो साइंटिफिक रीजनिंग में आती है वो कहाँ पे आती है? डिडक्टिव रीजनिंग में, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5th नंबर ब्लैंक है, फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ डेवलपिंग। तो फाइनल स्टेप जो है साइंटिफिक मेथड का वो किस चीज़ में डेवलप करता है वो देखते हैं। वो मतलब जो है फाइनल क्या होता है? फाइनली वो होता है हमारे पास कंक्लूजन। ठीक है, वो क्या होता है? कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ से लिख नहीं सकता क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 6 है, द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज़। ये इसमें क्या होगा कि ये साइंटिफिक लॉ होगा। ठीक है, साइंटिफिक लॉ। ठीक है, ये ध्यान में रख लें। उसके बाद क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 7 हमारे पास, वंस यू हैव द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस। अगर आपके पास डेटा है तो वो आप कौन सी एनालिसिस करेंगे? मैथमेटिकल एनालिसिस। वो कौन सी होगी? मैथमेटिकल। स्पेल आप अपनी तरफ से लिख देना। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस होगी। उसके बाद 8 नंबर है, द इक्वेशन स्टार्टिंग दैट 2 रेशोज आर इक्वल इज कॉल्ड। वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें 2 रेशोज जो हैं वो इक्वल होंगे? वो हमारे पास क्या है? वो है प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ध्यान में रख लें। उसके बाद 9 है, रेशो इज कंपेरिजन ऑफ डैश वैल्यू। रेशो में कितनी वैल्यूज़ का कंपेरिजन होता है? उसमें 2 वैल्यूज़ का कंपेरिजन होता है। उसके बाद 10 है, द कॉज ऑफ मलेरिया इज। मलेरिया कौन काज करवाता है? वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। इस पर आप कंफर्म कर लें। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम जा रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व जो है वो सॉल्व किए गए हैं, तो वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पे जहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स हैं। तो पहले तो हमने जो सॉल्व किए एमसीक्यूज और ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स में क्या क्या है? रेशो है, बायोलॉजिकल मेथड है, ग्राफ है, हाइपोथेसिस, लॉ, इंडक्टिव रीजनिंग, कंक्लूजन, प्रोपोर्शन, ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, ये 10 जो हैं वो टर्म्स हैं, ये इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम आ गए हैं अभी सबसे पहले रेशो पे। तो रेशो क्या है? रेशो इज़ द कंपेरिजन ऑफ 2 वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड एज क्वांटेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल, अ फ्लावर हैज़ 4 sepals, 12 petals. The ratio of sepals to petals is 4:12. The ratio can also be expressed as 1:3, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे कि 4 1 जा, ठीक है, 1, और उसके बाद 4 3 जा 12, तो 1:3 भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन related to a
living organism that is either asked by someone or comes in a biologist's mind by himself. What is the cause of malaria? मिसाल तो बायोलॉजिकल मेथड है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम बायोलॉजिकल मेथड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ग्राफ। तो ग्राफ में क्या है देखते हैं, डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। तो ग्राफ में क्या होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जो है हम जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों का हम रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या है कि एन इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में जो गेस की गई हो, किसी चीज़ पे हमने फोकस किया हो, उसके बारे में क्या हमारे पास नॉलेज है, वो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास है लॉ। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। तो ये जो है ये साइंटिफिक लॉ जो है ये फैक्ट है नेचर का, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ। लॉ हो गया। उसके बाद हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल प्रोसेस यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि ये स्पेसिफिक से लेके जनरल तक जाता है, और उसमें जो है ये हमारा हम कंक्लूजन जो है वो लिखते हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का फाइनल स्टेप है, ये बस मेन चीज़ है। उसके बाद वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड। आज जो भी रिज़ल्ट हमने लिए हैं वो एनालाइज की जाती हैं एंड डिटर्मिनेशन इज़ रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या है, प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल, ठीक है। मिसाल 4:12 रेशो, प्रोपोर्शन 1:3, ठीक है। तो ये भी हम मिसाल एक तरफ एक रेशो है, ये एक रेशो है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, ये एक रेशो है और ये दूसरा रेशो है, ठीक है। तो ये भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, एन ऑब्जर्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज की स्टेटमेंट है, गेन्ड थ्रू द सेंसेस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जो सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज ली गई, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू जो नॉलेज हम गेन करें वो क्वालिटेटिव होती है। और जो इक्विपमेंट मतलब साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है, मिसाल माइक्रोस्कोप के ज़रिए हो गई या फिर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उससे जो हम नॉलेज गेन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स आर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज हम जो बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 150 की पॉपुलेशन है किसी स्पेशीज़ की, मिसाल के तौर पर 1.5 मिलियन स्पेशीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, 2.5 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ही जो भी हैं तो वो होंगी बायोलॉजिकल मॉडल्स में। उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टेबुलेटेड फॉर्म, ठीक है, थ्योरी एंड लॉ, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी एंड लॉ। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, लॉ इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस दैट हैव नॉट बीन प्रूवन। जो टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन हो जो प्रूव ना की गई हो। उसके बाद टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन हैव बीन प्रूवन, जो प्रूव की गई हों दैट इज़ कॉल्ड लॉ, और थ्योरी में प्रूव नहीं की गई हों। उसके बाद हमारे पास है तीसरा जो है, थ्योरी इज़ एक्सप्लेनेटरी, ये एक्सप्लेनेटरी है, लॉ इज़ डिस्क्रिप्टिव। मतलब थ्योरी जो है हम एक्सप्लेन करेंगे और थ्योरी लॉ जो है हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मतलब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थ्योरी हैव एविडेंस टू बैक द क्लेम। थ्योरी को हम बैक क्लेम की तरफ लेके जाते हैं, मतलब कभी गलत हो सकती है। उसके बाद हैव एविडेंस, ये हो गया। उसके बाद हैव एविडेंस एंड रिजल्ट्स टू सपोर्ट द प्रूफ, इसके लॉ के लिए प्रूफ होने चाहिए। उसके बाद इट आंसर व्हाट हैपेंस, थ्योरी आंसर देगी कि व्हाट हैपेंस। उसके बाद इट आंसर, लॉ जो आंसर देगा हाउ डज इट हैपन, ये कैसे हुआ, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग फ्लोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से लेके स्पेसिफिक तरफ जाएगा। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग है ड्राइव्स जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ से हम जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन इज मोर स्पेशल देन द इंफॉर्मेशन। कंक्लूजन ज़रूर मतलब मिलना चाहिए डिडक्टिव रीजनिंग में, और कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो है इसमें भी कंक्लूजन जनरल होगा, इसमें कंक्लूजन स्पेशल होगा, ठीक है। उसके बाद मोर डिफ़िकल्ट टू यूज़ मेनली इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करने में। उसके बाद यूज़ ऑफन इन वेरी एवरी डे लाइफ, फास्ट एंड ईजीली हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, इफ़ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड ह्यूमन्स आर ऑर्गेनिज्म दैट देन ह्यूमन्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक से लेकर जनरल तक, मतलब स्पेसिफिक मतलब जो है सॉरी देखते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक। अच्छा, जनरल से स्पेसिफिक मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं, तो इसी तरह से जो ह्यूमन है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी सेल्स का बना होता है। मतलब एक जनरल चीज़ हो गई, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज़ लेकर आए। उसके बाद ये जो है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है वो होगा हमारे पास, देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये होगा हमारे पास स्पेसिफिक से जनरल, सही है। उसके बाद हमारे पास है राइट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स में क्या है, थ्योरी इज़ हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाई। तो थ्योरी जो है हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो क्यों। उसके बाद हम देखते हैं इसकी थ्योरी। साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड थ्योरी इन एवरी डिफ़िकल्ट वे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आई हैव अ गेस, आई हैव अ थ्योरी, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड, साइंटिफिक थ्योरीज ऑन साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड। साइंटिफिक थ्योरी वेल टेस्टेड होती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वाई बायोलॉजिकल साइंसेस मैथमेटिकल नीड मैथमेटिकल मॉडल। जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें मैथमेटिक्स का क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें जो रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगी बायोलॉजी में, तो वो मैथमेटिकल मॉडल ज़रूर उसमें यूज़ होगा। मिसल नेचुरल अकरेंस सच एज ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर पैटर्न, पॉपुलेशन चेंजेस ओवर द टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्लेज ए क्रिटिकल रोल। मतलब साइंटिफिक मैथमेटिक्स जो है वो बहुत सारा रोल प्ले करती है। उसके बाद ड्रा चार्ट शोइंग स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले हमारे पास आएगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या रिलेटेड होगा, रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद हाइपोथेसिस होगी, हाइपोथेसिस किस चीज़ में इन्वॉल्व होगी हम वो भी देखते हैं। हाइपोथेसिस इन्वॉल्व होगी टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, दो चीज़ें आएंगी, एक इंडक्टिव रीजनिंग है और दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस आएगा। उसके बाद यह है इफ़ डेटा सपोर्ट्स हाइपोथेसिस देन थ्योरी आएगी। अब इफ़ डेटा डजंट सपोर्ट, ये फिर हमारे पास जाएगा हाइपोथेसिस की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ हो गया। उसके बाद है हमारे पास वाई टेबल और ग्राफ नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास ग्राफ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, तो देखते हैं। टेबल और ग्राफ will be prepared for data organization to support or refuse your hypothesis of the recorded data. You need to perform a mathematical analysis, तो उसमें mathematical analysis का ज़रूरी लाजिमी इस्तेमाल होगा। उसके बाद टेबल एंड ग्राफ allow the investigators to get visual image of the observations, ठीक है, which simplifies interpretations and drawing conclusion. Why experiment is necessary for theory? एक्सपेरिमेंट क्यों ज़रूरी होता है थ्योरी के लिए, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट ना करेंगे तो थ्योरी भी हमारे पास नहीं आएगी। तो ये थोड़े छोटे छोटे आंसर्स हैं, ये आपको बोर्ड के पेपर में एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद एक्सपेरिमेंट प्लेज मैनी रोल, वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट रोल्स to test theories and to provide the basis for scientific knowledge. It can also call for a new theory either by showing that an accepted theory is incorrect. ठीक है, तो थ्योरी जो है ज़रूरी है, सॉरी एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है थ्योरी के लिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये हमारे पास चैप्टर नंबर आ गया, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं थे, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पे होगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सब दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।